हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में क्या क्या इसके स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को मैंने एमटीएस को भी टारगेट करते हुए इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ बकवासबाजी नहीं होगी, बस वन लाइनर के रूप में आप बस देखते जाइए। और मैं सोच रहा हूँ कि सारा का सारा टॉपिक जितना है हिस्ट्री में मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक, तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या थे, इसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इतिहास कहते किसे हैं। आप लोगों ने अभी तक के इतिहास को बहुत सारे जगहों से, बहुत जगह किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जो याद बता रहा हूँ वो उसको आप गांठ बांध के रख लीजिए। कोई भी पूछे कि इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास कहलाता क्या है, तो उसके बारे में आप लोग अपने मतलब जगहों पे आप कोई भी पूछे उसको बता दीजिएगा। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश के संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि के कालक्रमिक विवरण को इतिहास कहते हैं। मतलब इतिहास उसे कहते हैं, सरल भाषा में आप समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, समाज, देश कहीं रहता होगा ना, तो सार्वजनिक जगहों पे जितनी क्षेत्रों में घटनाएं घटित होती हैं, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास का जनक किसे माना जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। ये सारे बच्चों के मुंह पे लगभग ये क्वेश्चन होता है। तो आगे आगे देखते जाइए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को आप मैंने शामिल किया है। तो कृपया वीडियो पे नए हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा पूरे वीडियो को। ठीक है, प्राचीन भारत, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसने माना जाता है, तो राज तरंगिणी को प्रथम वास्तविक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं आहत सिक्के कहते हैं, पंस मार्केट कॉइन्स इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मतलब सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इतिहास में कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमोरोज को दिया जाता है, डॉक्टर प्राइमोरोज को दिया जाता है। तो इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे दिया है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडियन किस कृति की है, तो इसे स्टुअर्ट पिगट की कृति से यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा के वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो इन तू के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चीनी यात्री की बात किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इपिग्राफी हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था, तो ये तो हुआ था हाथी गुम्फा के अभिलेख से इसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे दोस्त। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, तो वो किए थे बी.एस. स्मिथ ने किया था, बी.एस. स्मिथ ने किया था। तो इस वीडियो को देखने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ सुनिए, आँखों से देखिए और दिमाग में अध्ययन करिए और कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे। अब हम आपको बताते हैं इतिहास के पूरे चक्र को बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, सबसे मस्त आपको मैं बताता हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा। जैसे प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मानव उत्पत्ति 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। वास्तविक साक्ष्य क्या था, अध्ययन का एकमात्र, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में। अब हम बात करेंगे
आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो इसको हम लोग 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक है। इसमें लिखित साक्ष्य क्या थे? उपलब्ध, किंतु अपठनीय था, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता था। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के। इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। तो इसको 600 ईस्वी पूर्व से आगे माना गया। इसमें क्या था? पुरातात्विक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के साक्ष्य इसमें क्या थे? उपलब्ध थे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने सारे कंसेप्ट को आज क्लियर करके जाइए यहाँ से। और सब चीज़ मैं कहूँगा नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने से ये क्या होगा कि आप जल्दी भूलोगे नहीं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि ब्राह्मी लिपि में सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसको पढ़े थे जेम्स प्रिंसेस, 1837 ईस्वी में किया था। और आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेशन की आदत है, तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, ओनली फॉर पढ़ाई की बात की जाएगी, ठीक है। आपको पढ़ना होगा तो बस मन से पढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन के लिए नहीं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए गए आप। मोटिवेशनल किसी को नहीं मिल सकता। कमेंट बॉक्स में बहुत बच्चे कल वाले वीडियो में लिखे थे, इसीलिए मैंने सोचा बता दूं आपको पूरे खुल तरीके से। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो इसको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत में प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वो थे वैश्वास मनु थे। वायु पुराण के किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जैन धर्म प्रारंभिक इतिहास में किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए दिया है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आर्द्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण या किससे संबंधित है? तो वो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार के लिखी जाती है? तो वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मिलती है गुप्त वंश के बारे में विषय में। तो ये मत्स्य, विष्णु, खरोष्टी, नारद, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कहीं से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन या पौराणिक प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है मानी जाती है? तो मानी जाती है मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मनुस्मृति को, ठीक है। स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, ठीक है। ये ऊपर के हेडलाइन को मत ज़्यादा नोटिस करिएगा, सिर्फ आप इस पे नीचे ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कहा है? महाभारत में प्रारंभिक उल्लेख में अश्वालायन ग्रीव सूत्र मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे, लेकिन इसका नाम जय संहिता कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? महाभारत रख दिया। सत संहिता होने के कारण इसको हम लोग महाभारत रख दिया गया इसका नाम। अब आप लोग एक बात यहाँ पे अभी तक बचपन से कुछ नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे महाभारत आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब, आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो महाभारत जब कोविड काल में भी चलाया गया होगा तो ज़रूर ना ज़रूर देखे होंगे। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं कि कैसे महाभारत का नाम चर्चा में आया, क्यों इसको महाभारत कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप इतने कंसेप्ट से आप तो ज़रूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन इसमें माना जाता है। पुरावशेष महानतम अन्वेष किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे इबन बतूता यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हैंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। इसके इस समय शासक कौन थे इसके बारे में आप बताइएगा। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। एहोला अभिलेख पूरा पुलकेशिन सेकंड के ने। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन के शासक थे, उस टाइम इसको माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा बनाई गई थी।
मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के द्वारा इसको बनाया गया था। ये सब पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि इससे आप कभी भूलते नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे बौद्ध स्तंभ लेख किस की जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में की है, CU की में किया है, ठीक है। अरबी भाषा में पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, तो वो किए थे अल-बरूनी ने किया था, अल-बरूनी ने। इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। मोरक्को का यात्रा इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। इसकी कहानी है, मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, ठीक है। मार्को पोलो के द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो ये पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे पतंजलि ने महाभाष्य किस वंश का इतिहास का पता लगाया, तो शुंग वंश का इन्होंने पता लगाया था पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में, ठीक। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जो चैनल फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।